जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो रेलवे के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं और इस वाली जो सीरीज़ है इसमें हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। मैंने बायो भी कवर की है, आप वो भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सर्च करना है कि रेलवे, या फिर आपको प्लेलिस्ट में ही नाम मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे लगभग मैंने 900 क्वेश्चंस कवर किए और इस वाले वीडियोस में जो मैं केमिस्ट्री की कर रहा हूँ उसमें मैं 700 क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या नियोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। आपको पता है हीलियम एक हल्की गैस है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर जो हाइड्रोजन होती है वो भी हल्की गैस है, परंतु इसका यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था जो हाइड्रोजन होती है वो ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ऑप्शन आपको अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कभी नहीं होगा। तो आपका यहाँ से एक ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेगा और आपका जो बल्ब होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बल्ब होता है वो पेक होता है। तो नॉर्मली उसमें एक ऐसी गैस भरी होती है जो कि निष्क्रिय गैस होती है, या फिर कहें तो उसमें ऑर्गन भरी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आप देख सकते हैं कौन सी ईयर में आया है। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जो BSSC 2016 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन को आपको नीचे मिल जाएगा कि कौन से ईयर में आ चुके हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है, मतलब ये धातु के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको आर्क वेल्डिंग मतलब जो हम लोग नॉर्मल गैस वेल्डिंग कहते हैं, ये वहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आर्क वेल्डिंग। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए जो गैस उपयोग में लाई जाती है उसका नाम है रेडोन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन SSC 2011 और BSSC 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं, जैसे कि ये वाला भी आरआरबी एनटीपीसी में। और सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर पूछा गया दोस्तों कि जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। तो आपको बताना है जर्मेनियम। तो आपको पता होना चाहिए जो जर्मेनियम होता है वो अर्धचालक है। जर्मेनियम हो जाए, सिलिकॉन हो जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए जो ग्रेफाइट होता है, ये सारे अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पसीना रोकने के लिए यहाँ पे बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक सिंगल वीडियो में पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायो कवर की है। मतलब बायो 4 से 4.5 घंटे की वीडियो और केमिस्ट्री 5 घंटे की वीडियो है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे आपकी पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर हो जाएगी, क्योंकि उस वीडियो में कुछ भी फालतू का नहीं लिया गया है। आपको कुछ लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं दिए गए। आपको प्योर वहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, वो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक का एग्जाम्पल है, तो ये तो अर्धचालक है। गैलियम आर्सेनाइड, दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड भी एक अर्धचालक है। जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। और जो क्वार्ट्ज होता है ये अर्धचालक का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन मतलब कुछ चीज़ का या तो दूसरी रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाना, तो वो नॉर्मली हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि भौतिक परिवर्तन की बात की जाए तो जैसे कि पानी में शक्कर का घोलना, ये सब भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वायु में कोयले का जलना। तो दोस्तों ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। गन्ने के रस का किण्वन, दोस्तों गन्ने के रस का अगर हम लोग किण्वन करेंगे तो ये भी एक रासायनिक क्रिया है। समुद्र के जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने का नमक का बनना, तो दोस्तों ये एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है, तो आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे पेट्रोलियम का भंजन, ये भी एक रासायनिक क्रिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे का चुंबकन। तो दोस्तों जो लोहे का चुंबकन है यह रासायनिक जो परिवर्तन है ये नहीं है। द्रव का संघनन, दोस्तों जो द्रव का संघनन हो जाएगा ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला है ईथर का ज्वलन। तो दोस्तों ये ईथर का ज्वलन जो है रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इससे नया पदार्थ बन रहा है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो 3 और 4 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा पैटर्न आपको लगभग सारे एग्जाम में दिखेगा, जैसे कि ये वाला भी देख सकते हैं, एनडीए 2010 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो कोयले का जलना, दोस्तों कोयले का जलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे लिखा है लकड़ी का जलना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। प्लेटिनियम क्रूसिबल को गर्म करना, तो दोस्तों प्लेटिनियम क्रूसिबल को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या रासायनिक परिवर्तन होता है और क्या भौतिक। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको बता रहे हैं इनमें से क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडे का पकना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना, दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केक को बेक करना और केला सड़ना ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ पे पूछा गया है उदाहरण है कागज का जलना। तो दोस्तों जो कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो नर्म लोहे का चुंबकीय होना, तो ये भौतिक है। जल में शक्कर का घुलना, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये भी भौतिक है। और जल से बर्फ के घनों का बनना, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी एक पदार्थ की बात करें जो ये प्रक्रिया बताता है, तो आपने कपूर देखा होगा। तो यदि कपूर को आप हवा में रख देते हैं तो वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, ना कि लिक्विड में परिवर्तित होता है। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कलाई क्यों किया जाता है? तो आपको बताना है। तो उन्हें जंग से बचाने के लिए ये किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो आपको पता है जब हम जिंक की किसी पर भी अगर कोटिंग करते हैं, मेनली इसमें लोहा लिया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग लोहे पे जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर हम हिंदी में बोले तो जिसको जस्तीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सीमेंट की खोज किसने की? तो दोस्तों जो सीमेंट की खोज की गई थी या फिर सीमेंट की खोज का श्रेय जाता है वो जाता है जोसेफ ऑस्पिडीन को। कैल्शियम एल्बिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों इनका मिश्रण हम सीमेंट के रूप में जानते हैं। सीमेंट में मुख्यतः ये दोनों पदार्थ होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? तो दोस्तों इनमें से सीमेंट का मुख्य घटक हो जाता है चूना पत्थर, जो कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? और दोस्तों यहाँ पे बता दूं जो सीमेंट होता है ये यौगिक ना होकर ये मिश्रण होता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए सीमेंट मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों सीमेंट में चूना पत्थर पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है और जिप्सम पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मिट्टी का तात्पर्य जो सिलिकॉन होता है या फिर सिलिका होता है उससे है। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें चूना पाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए जो चूना पत्थर और जो मृत्तिका होती है उसके मिश्रण को गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम को मिलाने का कारण ये होता है कि जो सीमेंट की जमने की दर होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। दोस्तों जिप्सम मिलाने से जो सीमेंट की शीघ्र जमने का जो दर होती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, वो कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो सी ऑप्शन दिख रहा है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में आपको बताना है जो नीचे कथन दिए गए हैं कौन से कथन सत्य हैं। पहले दिया गया है सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, तो दोस्तों हमने जैसे देखा ये सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम से सीमेंट में द्रुत आद्रण होता है, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि चूने की अधिकता से सीमेंट को मजबूती बढ़ती है या फिर मजबूती मिलती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दिया गया कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आद्रण समय घटता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि शीशा है एक, तो आपको बताना है शीशा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है शुद्ध ठोस पदार्थ, अति शीतलित द्रव, बहुलक या फिर जेल। तो दोस्तों जो शीशा होता है अति शीतलित द्रव बोला जाता है, और ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो दोस्तों जो कांच में जो मुख्य घटक होता है वो होता है सिलिका, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया जो सिलिका होता है वो होता है, और देख सकते हैं ये अब 2016 में रेलवे में पूछा गया था। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो गर्म शीशा होता है उसको धीमे धीमे ठंडे करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, तो आपको याद रखना है एनीलिंग, जो गर्म शीशा को धीरे धीरे ठंडा करना। और दोस्तों इसी कारण इसको अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्योंकि इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अभी तक आपने नहीं किया है तो। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो कोबाल्ट होता है यह कांच को गहरा नीला रंग प्राप्त करता है या फिर प्रदान करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि उसका जो प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है यह जो हरा रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका पेंट में उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको सूची दी गई है और आपको ये सूची मिलानी है कि कौन सा आंसर किसका हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे जो यूरेनियम ऑक्साइड है इसके कारण पीला रंग आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुप्रस ऑक्साइड, तो दोस्तों जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है इसके कारण लाल रंग आता है, क्योंकि आपको पता है जो कॉपर होता है वो भी लाल रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, तो दोस्तों जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है इसके कारण नीला रंग आता है, और जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है इसके कारण हरा रंग आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी अगर हम बोले तो ऑप्शन होगा 4, 1, 2 और 3, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रुक्स कांच। तो दोस्तों जो क्रुक्स कांच होता है ये उपयोग में लिया जाता है परावैंगनी किरणों को विच्छेदन के लिए। लेंस किससे बना होता है। तो दोस्तों जो लेंस होता है वो फ्लिंट कांच का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों जब मैंने आपको केमिस्ट्री करवाई थी तो केमिस्ट्री के मैंने जो मेन मेड मटेरियल होता है उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको करवाई थी कि फ्लिंट कांच किससे बनता है, या फिर फ्लिंट कांच जो होता है इससे क्या क्या उपकरण बनते हैं, ये सारी चीज मैंने कवर की। आपको सिर्फ वीडियो में जाना है और देखना है, प्ले लिस्ट में आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैंने एक कंप्लीट केमिस्ट्री डाली है, एक वीडियो डाली है, उसको देख लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो रेशा कांच होता है उसका उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। तो सही आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो चश्मे होते हैं उनको बनाने के लिए क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बोरोसिलिकेट कांच होता है यह अत्यधिक गर्मी के लिए प्रतिरोधक होता है, यानी ये अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक होता है, इसलिए 3 तत्व जिनका उपयोग रसायन उर्वरक में किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने वायु में भी करवाया था, जब मैं वायु के जो क्वेश्चंस थे वो करवा रहा था। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम हो जाता है, और जो फॉस्फोरस होता है उसका उपयोग रसायन के रूप में उर्वरक में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं जो फॉस्फोरस होता है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों जो यूरिया होता है इससे नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए ये उर्वरक है। सोडियम सल्फेट, दोस्तों सोडियम और सल्फेट दोनों ही उर्वरक के रूप में काम में नहीं आते, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं सुपर फॉस्फेट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया में आपको नाइट्रोजन मिल गया, बट
दोस्तों सोडियम और सल्फेट में ना तो आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, ना तो पोटेशियम मिल रहा है, और ना ही आपको यहाँ से फॉस्फोरस मिल रहा है। तो सिंपल से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। और सुपर फॉस्फेट आप नाम से देख सकते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट आ रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम भी आ रहा है और नाइट्रोजन भी आ रहा है। तो ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने थोड़ा सा माइंड यूज करके इनको बता सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने लगभग 520 क्वेश्चंस कर लिए, यानी 520 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।